देखिए, देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको अगर कोई सरकार सम्मानित करती है, इसमें उसको सबको उसका स्वागत करना चाहिए। इस पे बहुत ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जिन लोगों का नाम लेके उनको ये भारत रत्न दिए हैं, कई सारों को दिए हैं पिछले 2 हफ्ते में, तो मैंने स्वागत किया है। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स थे आज दुनिया में नहीं हैं, तो ठीक है, सरकार ने उनको सम्मानित किया है, इसका हम सब स्वागत करते हैं। देखिए, आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, किस तरह से राज्यसभा का भी नॉमिनेशन वाला है, क्या कांग्रेस को क्या दिया है? देखिए, परंपरा यही है कि राष्ट्रीय पार्टी में राज्यसभा के लिए कौन पार्टी का उम्मीदवार होगा, इसका निर्णय एआईसीसी के अध्यक्ष जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व वो तय करता है, और जिसको भी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी उसको यहाँ से जीत दिला के भेजेंगे हम लोग। और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी हैं। कल दिल्ली में हमारी मीटिंग हुई थी स्क्रीनिंग कमेटी की, तो सभी 25 सीटों पर हमने बहुत खुले माहौल में चर्चा करी, और अच्छी चर्चा रही, सार्थक। सब लोगों से फीडबैक लिया। जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट्स थी, वो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट, एआईसीसी के पर्यवेक्षक गए उनकी रिपोर्ट्स, और धरातल पर कार्यकर्ताओं की क्या भावना है, उसके लिए सब नेताओं ने चर्चाएं करी और दौरे भी किए। तो सबके आधार पर हमने विश्लेषण किया है, और सभी 25 सीटों पर एक अच्छा पैनल हम लोगों ने तैयार किया है। कई जगह एक नाम है, कहीं 2 हैं, कहीं 3 नाम भी हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है लोकसभा के टिकट वितरण का, वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है, सीईसी। और संकेत ये मिल रहे हैं कि बहुत जल्द सीईसी की मीटिंग होगी और अंतिम मोहर नामों पर लग जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि नए लोगों को, नौजवान लोगों को पार्टी मौका देती है, तो हमेशा जनता उस निर्णय का स्वागत करती है। विधानसभा चुनाव में भी जहाँ जहाँ हम लोगों ने नया प्रयोग किया, नौजवानों को मौका दिया, जनता ने अधिकांश जगहों पर हमारे निर्णय को सही माना है और नौजवान लोगों को जिताकर विधानसभा भेजा है। लोकसभा में भी मैं चाहता हूँ, मेरी अपनी ये पार्टी से मैंने आग्रह भी किया है कि नए लोगों को, अच्छे लोगों को, साफ छवि के लोगों को मौका दें, जो जनता में काम करते हैं, क्योंकि बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो जो लोग लगातार जनसंपर्क करते आए हैं उन लोगों को पार्टी को मौका देना चाहिए। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी, खड़गे जी भी ये चाहते हैं कि नई पीढ़ी में जो जागरूक, समर्पित कार्यकर्ता हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, उन लोगों को मौका देंगे, तो ये एक अच्छा संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा राजस्थान के संदर्भ में। लेकिन टॉप में भी बीते दिनों डीसीसी में यहाँ मीटिंग हुई, प्रभारी आए, तब एक नाम पर सहमति बनी कि चौक सवाई माधोपुर से सचिन पायलट जी को चुनाव लड़ना चाहिए। क्या लगता है आपको? नहीं, वो सारे प्रपोजल आए हैं हमारे पास, और मैंने कहा ना, सब जगह पैनल तैयार किया गया है। हर जिले की, हर लोकसभा क्षेत्र की अलग परिस्थिति है, और विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं, तो उसका फीडबैक भी, आंकड़े भी हैं, तो वहाँ पे कहाँ कमी रह गई थी, किस क्षेत्र को साधना है, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, पॉलिटिकली, वो सब लंबी 3 घंटे चर्चा करी हम लोगों ने, और जो नाम भी आए हैं उस सब पर एक एक नाम पर चर्चा करने के बाद ही फाइनल पैनल तैयार किया गया है, और इसमें अंतिम मोहर कांग्रेस आलाकमान और सीईसी लगाएगी। और जैसे मैंने कहा, संकेत ये है कि हम चाह रहे हैं कि इस बार जल्दी हो जाए, क्योंकि लोगों को, कार्यकर्ताओं को, और विशेष रूप से जो उम्मीदवार हैं उनको प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। देखिए, लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव है। इस चुनाव में पिछले 10 साल में जो बीजेपी ने अपनी सरकार चलाई है, एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई कोलिशन के पार्टनर्स का दबाव नहीं है, अपने मन से पार्टी और सरकार उन्होंने चलाई है। इस सरकार चलाने में 10 साल में प्रचार हुआ है, प्रोपेगेंडा हुआ है, बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारी बातें बोली गई, लेकिन धरातल पर उनमें से कौन सी स्कीम्स कारगर साबित हुई हैं, ये जनता इसका आकलन कर रही है। 10 सालों में किसान के क्या हाल हैं, जो खेती करते हैं उनके लिए खाद, बीज, बिजली, पानी कितना महंगा हुआ है। एमएसपी पर बार बार कहा गया, और देखिए, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, मैं स्वागत करता हूं उसका, लेकिन स्वामीनाथन जी ने क्या कहा था, उनकी जो रिपोर्ट है, 10 साल में आज उस व्यक्ति की रिपोर्ट को हम लागू नहीं कर पाए हैं। 3 काले कानून बने, दबाव आया तो कानून विड्रॉ कर लिए। एमएसपी को एक अमली जामा पहनाने की बात की गई थी कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, अभी तक केंद्र सरकार ने किया नहीं है। अभी फिर किसान आंदोलित हैं, लगातार चर्चा और वार्ता हो रही है, लेकिन ले दे के किसान वर्ग को बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाया इन 10 सालों में, ये एक हकीकत है। नौजवानों के लिए रोज़गार की बात बीजेपी ने कहा कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोज़गार पैदा करेंगे। अब वो कहते हैं साहब, नौकरी नहीं, हम रोज़गार की बात करते हैं, लोन दे रहे हैं, लेकिन आंकड़ा साफ दिखाता है कि आज़ाद भारत के इतिहास में जितनी बेरोज़गारी आज है, इतनी कभी नहीं हुई। तो
तो शिक्षित नौजवान लड़के लड़की आज रोजगार के लिए त्राही त्राही भटक रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में उनको दिख रहा है, मन में असुरक्षा पैदा हो रही है। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक फेलियर रहा है केंद्र सरकार का 10 सालों में। यूसीसी पे बात हो रही है, यूसीसी पे आ रहे हैं, उत्तराखंड के बाद राजस्थान में इस पर चर्चा होने लगी है, आप किस नजर से? देखिए, वो एक उत्तराखंड में उसको पारित किया गया है, मैंने विस्तार से उस बिल को पढ़ा नहीं है, लेकिन यूसीसी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर जिन मुद्दों की मैं बात कर रहा था, महंगाई की, बेरोजगारी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, निवेश की, उद्योग की, नौजवानों के भविष्य की, उन विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कभी यूसीसी, कभी सीएए, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, इन बातों पर चर्चा करते हैं। ये उनका एक राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन देश का एजेंडा क्या है कि आज हम आर्थिक स्थिति हमारी जो है वो और बेहतर हो सकती थी। आज हमारी जो पोटेंशियल है उसको क्या हम पूरी तरह से उसको हम टैप कर पाए हैं। ये तमाम इशू जनता के सामने हैं। और आज राज्य सरकारें दिल्ली में धरना दे रही हैं, केरल की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, कर्नाटक की सरकार, कि हमको हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। एक तरफ तो आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, फिर सरकारों का पैसा रोक लेते हैं, तो पक्षपात और भेदभाव होता है। सरकार का रंग देख के, किस राज्य में कौन सी रंग की सरकार है, उतना हम उसको पैसा आवंटित करेंगे। ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जो पक्षपात जो हो रहा है ये बड़ा गलत है। और